बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। तो इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ये कंडीशन हो कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट हो, ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इन दिस मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देंगे। तो इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे। एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की द ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं एफएससी में, ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो यही मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने इस लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हम एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच कर देते हैं जिसका मैस सपोज m के इक्वल है। और शुरू में ये जो मैस है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है मेन पोजीशन पे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखते जाइए तो सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। हमने इस स्प्रिंग के एक एंड के साथ मैस को अटैच कर दिया, बॉडी है मैस m की, और दूसरा स्प्रिंग का जो एंड है उसे हमने फिक्स कर दिया है किसी सपोर्ट के साथ, यहाँ अटैच कर दिया। अब ये जो टेबल है, सपोज हमने टेबल के ऊपर इस मैस को रखा हुआ, तो हम फर्ज करते हैं कि ये जो टेबल है ये फ्रिक्शन लेस है। इस मैस और टेबल के दरमियान ड्यूरिंग मोशन कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो शुरू में ये वाला जो मैस है ये यहाँ रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स है ज़ीरो। ये ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस्ट में है तो शुरू में इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो और फोर्स नहीं लग रही तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ मेन पोजीशन पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लग रही हो, नेट फोर्स ज़ीरो हो, वो उस ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो के इक्वल है। तो इनिशियली इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अब अगर हम इस मैस को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, सपोज मैं इस मैस को यहाँ से होल्ड करता हूँ और इस मैस को मैं फोर्स लगा के, अपने हैंड से फोर्स लगा के राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देता हूँ। तो जब मैं इस सिस्टम को डिस्प्लेस करूँगा तो हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद सपोज हम मैस को इस नई पोजीशन पे ले जाते हैं। अब यहाँ मैस पड़ा हुआ, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से हमने मैस को फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया और उसको एक नई पोजीशन पे पहुँचा दिया। सपोज इसे हम कहते हैं पोजीशन ए। हुक्स लॉ के मुताबिक जब हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेच हो सकता है वो इलास्टिक कहलाता है, जब हम किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हुक्स लॉ के मुताबिक वो फोर्स इस तरह से लगती है।
हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसको मेन पोजीशन से दूर लेके जाता जाऊंगा मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स इंक्रीज हो रही है मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हुक्स लॉ के मुताबिक हम जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो फोर्स इस तरह लिखते हैं F इज़ इक्वल टू के एक्स। ये हम पिछली क्लासेस में भी हुक्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो फोर्स है जो मैंने लगाई इस स्प्रिंग को मेन पोजीशन से स्ट्रेच करने के लिए। तो अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि यहाँ इस मेन पोजीशन से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, इस जगह तक का डिस्प्लेसमेंट सपोज करें एक्स एम है, एक्स के साथ सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एम लगा दिया जिसका मतलब कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर इस जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स लग रही होगी F इज़ इक्वल टू के एक्स, और डिस्टेंस को m कहा, साथ m लिखा हुआ है तो ये होगी xm। और दरमियान में कहीं कोई और डिस्प्लेसमेंट जब होगा मेन पोजीशन से तो फोर्स होगी के एक्स। एक्स जब मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये मैक्सिमम फोर्स है यहाँ से यहाँ तक, और फासला भी मैक्सिमम। यहाँ से आगे मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके नहीं जा रहा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही होगी तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन भी होगा, और हम लिख लेते हैं कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, a इज़ इक्वल टू ए एम। अब डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स एम। मैंने इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से यहाँ तक स्ट्रेच किया, मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो थी F इज़ इक्वल टू के एक्स। ये है एक्सटर्नल फोर्स, इधर हम ये भी मेंशन कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ, फोर्स लग रही है, मैंने इसको होल्ड किया, पकड़ के रखा हुआ, तो अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी इस मुकाम के ऊपर होगी v इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर की जानिब फोर्स लगा के, ये फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बाहर को फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट मैं ऐसे लगा देता हूँ, F इज़ इक्वल टू के एक्स। ये जो फोर्स लग रही है इसके ऑपोजिट भी एक रिएक्शन फोर्स लगनी चाहिए हुक्स लॉ के मुताबिक, जो मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट होगी। तो वो फोर्स हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो रिएक्शन फोर्स लग रही होगी वो होगी F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हमने साथ माइनस लगा दिया। और हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ ले आती है। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, स्प्रिंग ने अपनी इलास्टिसिटी की वजह से मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लगाई, जिसे हम न्यूटन के लॉ के मुताबिक रिएक्शन फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ ला रही है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी माइनस के एक्स के इक्वल। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। मेन पोजीशन के ऊपर आके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, इनर्शिया की वजह से ये मूव करता रहेगा। तो ये यहाँ से मूव करते करते मोमेंटम की वजह से, इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर जाएगा मेन पोजीशन से और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। और वो सिचुएशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद सपोज हमारे पास ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इस पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पे है जी ये मैस M और इसको हम क्या देते हैं, ये है पोजीशन B। एक ये पोजीशन A है, एक ये O पोजीशन और एक ये B।
जब ऑब्जेक्ट ओ पे होगा वो इक्विलिब्रियम में है, मेन पोजीशन पे है, राइट डायरेक्शन में ए पे चला जाए या लेफ्ट डायरेक्शन में बी पे चला जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन पे नहीं है, बल्कि अगर ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो हम कहेंगे ये है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ बी पे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में क्या होगा, ये सपोज करें मेन पोजीशन है। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इस तरफ भी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। सपोज वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और हम उसको कह लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है एक्स एम। तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर फोर्स लगेगी डिस्टेंस के मुताबिक, F इज इक्वल टू के एक्स एम। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे एक्सलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अगर फोर्स मैक्सिमम, एक्सलरेशन मैक्सिमम, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ इस तरफ आएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक लम्हे के लिए रुक जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, दैट इज एक्स एम। अब इस मोशन को फिर से देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से स्ट्रेच किया, फोर्स लगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी ज़ीरो, और जब हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। मूव करते करते मेन पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, आगे चला जाएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को और टेबल और इस मैश के दरमियान फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो ये ऑब्जेक्ट इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इसके आगे पीछे अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह की मोशन कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने ये प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये ऑसिलेटिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। अब फर्दर देखिए जी, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करवाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क करते हैं। तो इनिशियली मेन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालते हैं हम। मेन पोजीशन पे फोर्स लग रही है सपोज F1 और वो फोर्स है 0 यहाँ पे। हम इसको लिखते हैं दिस इज F इज इक्वल टू, चलें ठीक है, F1, और एक्सट्रीम पोजीशन पे बल्कि हम लिखेंगे एट डिस्प्लेसमेंट x, फासला x पे हुक्स ला के मुताबिक फोर्स लग रही होगी F2 इज इक्वल टू kx। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं बल्कि एक वेरिएबल फोर्स है। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो और हमने वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क मालूम करना हो तो हम एवरेज फोर्स निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज फोर्स होगी, F के साथ ए वी लगा दिया एवरेज के लिए, F1 प्लस F2 ओवर 2। तो एवरेज फोर्स होगी F1 है 0, F2 है kx, तो ये एवरेज फोर्स आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 2 kx। अब ये एवरेज फोर्स निकल आई, हम इस एवरेज फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स होनी चाहिए कांस्टेंट, या कांस्टेंट नहीं, अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका एवरेज निकाल लें। तो हमने इसलिए एवरेज निकाला कि वर्क निकाल सकें। वेरिएबल फोर्स का वर्क नहीं होता, या एवरेज हो या कांस्टेंट फोर्स हो। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज फोर्स की वैल्यू है 1 ओवर 2 kx, और सपोज ऑब्जेक्ट ने मेन पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो है x, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू 1 ओवर 2 kx स्क्वेयर। हमने ये वर्क कैलकुलेट कर लिया इस केस में। FSC में मैट्रिक में हम पढ़ते आ रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को
फोर्स लगा के मूव करवाते हैं और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वर्क होगा। तो हमने वर्क डन इस केस में निकाल लिया। ये वो वर्क डन है जो हमने किया। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। तो फिर इस केस में हमारे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यू से, और ये क्योंकि फंक्शन एक्स का फंक्शन है यू ऑफ एक्स, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है, बल्कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसको प्लस रहने दें। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वर्क डन के इक्वल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 1/2 kx²। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mass spring system at distance x from mean position। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और जो फोर्स है वो भी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेट करता है। ये देखिए ऑसिलेटरी मोशन है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि है -kx, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रीस्टोरिंग फोर्स हम जानते हैं दैट इज F इज इक्वल टू -kx, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास u ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 kx², इसे इक्वेशन 2 कह दिया। यहाँ x लिखने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ये जो इक्वेशन 2 है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें तो ये आएगा du/dx इज इक्वल टू 1/2 kx² का डेरिवेटिव होगा 2x, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू kx। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिए। 1 में भी यहाँ kx है और 3 में भी। या हम ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन 3 से kx की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 f इज इक्वल टू माइनस kx की जगह पे ये kx की वैल्यू रखते हैं du/dx। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन देख लिया कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से रिलेटेड हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी एनर्जी का ग्रेडियंट, या हम यही लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखने के बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन,
अब हम ज़रा देखते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। रीस्टोरिंग फोर्स या जो ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ ले आती है, अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से इस तरफ ले जाएं तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पे ले आती है। ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ इधर चला जाए एक्सट्रीम पोजीशन पे, रीस्टोरिंग फोर्स फिर ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ ले आती है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है। हमने तो एक दफ़ा फोर्स लगा के छोड़ दिया था। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। अगर हम इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। फर्दर हम यहाँ से अगर देखें तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं एक्सेलरेशन के लिए लिखूंगा, इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 3 का। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये v की वैल्यू यहाँ ज़रा पुट कीजिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा d ओवर डी टी। इस वेलोसिटी, ये d ओवर डी टी अलग कर लिया, वेलोसिटी की वैल्यू रखें वो है dx ओवर डी टी, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। यहाँ पे d और d स्क्वेयर है, ये दोनों सेम है, तो डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर, ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। और अगर हम इस माइनस के ओवर एम को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो हमारी इक्वेशन होगी डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन हमने हासिल की है न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से, इसको हम नाम देते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अच्छा, हमने यहाँ पे एक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर ली, वर्क डन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर हमने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल ली। हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना था, वो ये है कि हमने जो डेफिनेशन लिखी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हमने उसको भी तो प्रूव करना है। अब देखें, हुक्स लॉ के मुताबिक हमने लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए, दोनों को कंपेयर करें तो हमने लिखा था एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से, यहाँ इस जगह से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो ये एक चीज़ मिस हो गई थी, उसको दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पे ये K जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस K की वैल्यू जो है वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। जब एक एक्सपेरिमेंट में स्प्रिंग चेंज नहीं होता तो K भी चेंज नहीं होगी। और जो मैस हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, ये मैस और स्प्रिंग ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते तो K भी चेंज नहीं होगा और मैस भी चेंज नहीं होगा। तो ये फैक्टर तो है कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और साथ आ गया डिस्प्लेसमेंट। किसी भी इक्वेशन से अगर हम कांस्टेंट को रिमूव कर दें, हटा दें, तो इक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, और कांस्टेंट हटाने से इक्वलिटी जो है वो इस रिलेशन में आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, बल्कि इसे ही हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट भी और एक्सेलरेशन भी
तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। और ये जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम देखें इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से मोशन है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि इस केस में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज के इस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव किया है। तो अगले लेक्चर में हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया, वर्क डन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की। तो दैट इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर।